हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। तो आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 और लास्ट लेक्चर है। छोटी सी चीज बची थी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे डिफेक्ट्स तक ही मामला समेट जाता है। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप यूजुअली फिजिक्स में भी पढ़ लेते हो, लेकिन अपने चैप्टर में दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो हम कवर कर लेते हैं जो अपने अपने काम का है ना। और आज का लेक्चर आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर है और जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, ये ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं है और आप लोग भी जल्दी से इसको कवर कर लेना, है ना। लास्ट टर्न की जो डीपीपी थी उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आज हम जो पढ़ लें उसके बाद डीपीपी के वो सवाल लगा लेना, बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर है हमारा सॉलिड स्टेट का। इसमें हम क्या कवर कर रहे होंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए जरा समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड को क्लासिफाई करें तो आप जानते हो ये चीजें, बहुत ऐसा मतलब नया नहीं है आपके लिए, है ना। कुछ वर्ड ही आपके लिए नए आएंगे। जैसे आपने कभी ना कभी जिंदगी में कंडक्टर का नाम सुना होगा, सेमीकंडक्टर का नाम सुना होगा, इंसुलेटर का नाम सुना होगा। तो अगर मैं कंडक्टिविटी के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करूं सॉलिड को, तो सॉलिड जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है कंडक्टर, एक क्या होता है इंसुलेटर, और एक क्या होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, आइए जरा पढ़ते हैं। द सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर एग्जाम में कभी सवाल आएगा तो ये पूछ सकते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10⁴ से 10⁷। 10⁷ वाले बड़े स्ट्रॉन्ग कंडक्टर कहलाए जाते हैं, है ना। आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल्स हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻7। 10⁻7 के आसपास अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही बढ़िया कंडक्टर कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टर की, 10⁻4 से 10⁻7। 10⁻7 वाले बहुत अच्छे कंडक्टर कहलाए जाते हैं। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो जिनकी वेरी लो कंडक्टिविटी होती है और रेंज क्या होती है इनकी 10⁻20 से 10⁻10 तक। देख रहे हो आप कितनी कम कंडक्टिविटी है, 10⁻20 10⁻10 देख रहे हो कितनी कम कंडक्टिविटी है। तो ये क्या कहलाए जाते हैं, इंसुलेटर कहलाए जाते हैं। आगे चलते सेमीकंडक्टर। दीज आर द सॉलिड विद कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻6 से 10⁻4 तक। तो ये कहलाए जाते हैं आपके सेमीकंडक्टर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कंडक्टिविटी का ऑर्डर एग्जाम में पूछ ले तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए सेमीकंडक्टर, और लास्ट में आना चाहिए क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है, ये होता है। कंडक्टर की रेंज क्या होती है कंडक्टिविटी की, 10⁻4 से 10⁻7 तक, और 10⁻7 वाले बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो 10⁻6 से 10⁻4 तक, बस ये अगर आप इतना भी लिख लें तो काम हो जाएगा, है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर की बात करें तो 10⁻20 से 10⁻10 तक। (10⁻10 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देख रहे हो, तो ये पूरी की पूरी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना लिख लेंगे तब आपका काम बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं सॉलिड को, ठीक है, इतना भी लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। अगर आपसे कभी एग्जाम में सवाल पूछा गया, इवन बोर्ड्स में भी, या जितने भी स्टेट बोर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर अभी है, तो वो ये पूछ सकते हैं उसमें, है ना। पॉज करके आप नोट कर लेना, और इतना ही पार्ट लिखना है आपको, बस एक बार रीड करना, इतना लिखना है बस, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी, इसका नाम है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी इसका नाम है। बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को क्लासिफाई कर देते हैं। दो टाइप के बैंड होते हैं, ठीक है, दो टाइप के बैंड होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं जरा पहले बैंड थ्योरी क्या है, फिर अपन वापस डायग्राम पे आ जाएंगे। दो टाइप के हम बैंड मानते हैं, क्या, एक होता है वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब होता है कंडक्शन बैंड में, तो जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी एक्साइट हो जाए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो सॉलिड में कंडक्टिविटी आएगी। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जैसे मान लो ये मेरे पास बैलेंस बैंड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे शो करते हैं इसको, और मेरे पास ये कंडक्शन बैंड है। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बड़ा आसानी से होगा। कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी शो करने लगेगा बहुत जल्दी, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी इसकी। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा गैप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर जाएंगे तो थोड़ा एनर्जी गैप रहेगा, उतनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वैलेंस बैंड से, और इस एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम है इसका? फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका नाम है। और जिसमें बहुत ज्यादा होता है ना उसको इंसुलेटर बोलते हैं, कि भाई साहब इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि इतनी ज्यादा एनर्जी आप लिटरली प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो इंसुलेटर है। थोड़ी बहुत एनर्जी गैप ये होता है सेमीकंडक्टर, और बहुत कम एनर्जी गैप कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ जाएं तो ये कहलाने लगते हैं कंडक्टर। तो ये है ये है बैंड थ्योरी। तो दो टाइप के बैंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होते हैं? वैलेंस बैंड में, जैसे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे यहां पर नाम रख दिया वैलेंस बैंड, और वो किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, आप ये बात जानते हो। तो वैसे इसको कंडक्शन बैंड बोला गया कि लोअर से हायर में गए, फिर हायर से लोअर में आ जाएंगे तो रेडिएशन एमिट करते हैं। हमें तो यहां पर कंडक्टिविटी से मतलब है कि भाई लोअर से हायर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। बाकी आगे की डिटेल तुम्हें पता है, कलर वलर दिखाने वाली जो होती है ना। तो ये है आपकी बैंड थ्योरी। मतलब लिखना हो तो आप नोट कर लो, बाकी पीछे मैं समझा देता हूं, पॉज करके लिख लेना, मैं ऐसे ही खड़ा हूं। लिख लिया? चलो, तो यही वाली कहानी यहां समझाई गई है कि जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि बहुत कम एनर्जी गैप है। ओवरलैप करने का मतलब क्या? बहुत कम एनर्जी गैप है। बहुत कम मतलब जीरो ही बोल दो ना, बहुत कम एनर्जी गैप है, बहुत कम, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इधर चले जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, तो ये कंडक्टर होते हैं। और यूजुअली मेटल्स में ऐसा होता है। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, है ना, या फॉरबिडन जोन बोलते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इंसुलेटर है। यहां बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर है। यही आपकी बैंड थ्योरी, ठीक है। डायग्राम आपके ऊपर डिपेंड करता है, बनाना हो बनाओ, पीछे वैसे बना रखा अपन ने, बनाना हो तो पॉज करके बना लेना। डन, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर नजर मारते हैं जरा, क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। देखो जरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, और बढ़नी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हो। टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी देना, ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि उसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ाकर दिया जा सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और वही बोला है, सिंस मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। अच्छी बात है, तभी तो आपकी कंडक्टिविटी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी कंडक्टिविटी आएगी। और वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करा रहे हो? इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रहे हो मतलब एनर्जी दे रहे हो। सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें से सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल में जो चिप होती हैं उसमें सेमीकंडक्टर का बड़ा यूज होता है, या कंप्यूटर की चिप्स होती हैं उसमें सेमीकंडक्टर का बड़ा यूज होता है। द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब ये अपने आप में एक, जैसे सिलिकॉन है ये अपने आप में एक सेमीकंडक्टर, अलग से कुछ नहीं मिला रहे हो तुम इसमें। जर्मेनियम ये अपने आप में एक सेमीकंडक्टर है ना, इसलिए इंट्रिंसिक नाम है इसका। इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज। कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन ये कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। कैसे? इसमें इंप्यूरिटी मिला दो। इंप्यूरिटी मिलाने से क्या हो जाता है, आइए समझते हैं। देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इंप्यूरिटी। देखो,
सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर इंट्रिंसिक फॉर्म में है, यानी कि प्योर फॉर्म बोल दो आप उसका, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन ये कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, आप इसमें इंप्यूरिटी मिला दो, और इंप्यूरिटी मिलाने वाले प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो हम यूं बोल दें आसान शब्दों में कि इनमें कुछ छेड़ाछाड़ी कर दो। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म में, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, उसमें आप एडिशनल कोई और एलिमेंट मिला दो, डोपिंग कर दो। और डोपिंग करने का मतलब है कि कोई इंप्यूरिटी मिलाना। इंप्यूरिटी मिलाने का मतलब है कि सिलिकॉन का जो पूरा का पूरा सॉलिड होगा उसमें हम कुछ सिलिकॉन एटम की जगह कोई अपने एटम डाल दें, नए एटम डाल दें, फॉरेन एटम डाल दें, है ना, उसको डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग कैन बी डन विद एन इंप्यूरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मैंने आपसे बोला कि सिलिकॉन की कुछ जगह हटाकर, सिलिकॉन को हटाकर हम कोई और एटम डाल दें, तो वो एटम कौन सा होगा? वो एटम कौन सा होगा? वो एटम आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं तो बताओ ये कौन से ग्रुप में आते हैं? बोलो, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जरा दिमाग में सोचो आंख बंद करके। सिलिकॉन और जर्मेनियम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोचो जरा दिमाग में, और पॉज करके अगर आपको ये लिखना हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज है ना, लिखना हो तो आप पॉज करके लिख लेना। चलें आगे, चलें। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बताओ, कहें सीता जी, सुनो पार्वती। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? कार्बन फैमिली, यानी कि 14th ग्रुप। क्या ये बात सही है? सबको पता है ये? जी हां। और हम बातें यहां किसकी कर रहे हैं? सिलिकॉन जर्मेनियम की, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बोले गए हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, है ना। अब इन्होंने बोला है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जब प्योर फॉर्म में होते हैं, इंट्रिंसिक फॉर्म जब होता है, तो बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी सुधारी जा सकती है। इनकी कंडक्टिविटी सुधारी जा सकती है, क्योंकि इतनी कम कंडक्टिविटी होती है कि प्रैक्टिकल यूज में नहीं ले सकते। लेकिन अब सेमीकंडक्टर है, हमें प्रैक्टिकल यूज में लाना है, तो हम इसमें डोपिंग करेंगे। सर डोपिंग किसकी कर सकते हैं? देखिए जरा, हम डोपिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखी हो तो 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते बताओ? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद है? क्लास 11वीं में याद करा होगा आपने। और 15th ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो इनका कहना यह है कि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सुधार सकते हो। कैसे? या तो आप 13 ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करा दो, मतलब कुछ सिलिकॉन की जगह पे कुछ इनको रिप्लेस कर दो, कुछ ये वाले एटम डाल दो, या आप इलेक्ट्रॉन रिच वाली डाल सकते हो। यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोले? बताओ मुझे, सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। सही बात है। बोरॉन फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो भाई, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 ही होते हैं, यानी कि 4 बड़ा है, 3 छोटा है, यानी कि डेफिशिएंट है। इसके पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बताओ जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। अब 5 बड़ा है, 4 छोटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है। बात समझ में आई? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डोपिंग करते हो तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच की डोपिंग करते हो तो क्या होता है? डोपिंग से एक्चुअल में होता क्या है? हम तो बस बोल दे रहे हैं कि सर कंडक्टिविटी सुधारनी है, कंडक्टिविटी सुधारने के लिए डोपिंग कर दो, लेकिन उससे होगा क्या? कैसे सुधरेगी कंडक्टिविटी? उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, इसका भी थोड़ा यूज आएगा आगे, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर का थोड़ा अपना फायदा होता है कि आपको लिखने का टाइम आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। आपको पॉज करना है, लिखना है, आप लिखते जाओ, ठीक है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सर क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है डोपिंग करने का? डोपिंग करने से एक्चुअल में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, और कंडक्टिविटी कैसे सुधरती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डोपिंग करने से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप कब बनता है? जब आप इलेक्ट्रॉन रिच को डोप करते हो, ठीक है। जैसे 14th ग्रुप इज डोप्ड विद, मतलब 14th ग्रुप के सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम इज डोप्ड विद
15th ग्रुप इंप्यूरिटी। और पी टाइप कैसे बनते हैं? 14th ग्रुप इज डोप्ड विद 13th ग्रुप इंप्यूरिटी। सर ये कैसे होता है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? पहली बात तो ये समझ गए, एन टाइप और पी टाइप ये नाम है। एन टाइप को इस कैटेगरी में रखा गया है और पी टाइप को इस कैटेगरी, सिर्फ नाम है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ नाम है ना। सर होता कैसे होगा, आइए जरा ध्यान से समझिए। आप मुझे बताएं, मेरे सामने यहां क्या लिखा है? सिलिकॉन एटम लिखे हैं। अच्छा सिलिकॉन एटम लिखे हैं तो सिलिकॉन एटम बहुत सारे होंगे, ये सब सिलिकॉन एटम है ना, ये सब सिलिकॉन एटम है। बहुत बड़ा सा सॉलिड होता है सिलिकॉन का, आप जानते हो, आपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, नेटवर्क या कोवेलेंट की कैटेगरी में रखा था। बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, और अगर इसमें ये सारे सिलिकॉन है तो ये परफेक्ट क्रिस्टल कहलाएगा। सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। शेयर करके टोटल कितने हो जाएंगे? 8। बॉन्ड बनाएगा ना तो शेयर करके 8 हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हर एक सिलिकॉन के साथ हो रहा है। यानी कि एक परफेक्ट क्रिस्टल है, बढ़िया बॉन्ड बना रखे हैं, जितने बनाता उतने बना रखे हैं। लेकिन अगर मैं एन टाइप की डोपिंग कराऊं, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाऊं, तो डोपिंग किसकी करानी पड़ेगी मुझे बताओ? सिलिकॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 14th ग्रुप से। सही बात है। और अगर मैं इसमें एन टाइप बना रहा हूं तो मुझे 15th ग्रुप की डोपिंग करानी पड़ेगी। 15th ग्रुप की डोपिंग। इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं मालिक जी। हां, हुआ क्या यहां पर, ध्यान से देखना। ये जो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम थे उसको हटा के देखो जरा, आर्सेनिक लगा दिया मैंने, देखना जरा ध्यान से। ये सिलिकॉन को हटा के मैंने आर्सेनिक लगा दिया, तो आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। 4 तो उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से कंडक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी हां सर, एन टाइप समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। जी हां, और जितने आर्सेनिक आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक एक आता जाएगा। एक आर्सेनिक तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 आर्सेनिक तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसमें 13th ग्रुप की डोपिंग करा दूं, 13th ग्रुप की डोपिंग अगर मैंने कराई तो क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, 13 ग्रुप के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, यानी कि वो तो 3 बॉन्ड बना रहा होगा। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, क्या? यहां बनानी मैं बना देता हूं। यहां पर एक खाली जगह जिसको हम होल बोलते हैं, यहां पर एक खाली जगह जिसको हम होल बोलते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहां तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका अपोजिट खाली जगह एक होगी जिसको होल बोलेंगे, उसको पॉजिटिवली चार्ज मान के चलेंगे। तो जैसे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी आ रही थी, वैसे होल के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। अगर होल के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी आती है तो पी टाइप कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आती है तो एन टाइप कहलाता है। तो ये प्योर क्रिस्टल था, इसकी कंडक्टिविटी कम थी। इसको सुधारने के लिए हमने 15th ग्रुप की या 13th ग्रुप की डोपिंग कराई। इलेक्ट्रॉन रिच की डोपिंग कराओगे तो एन टाइप, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कराओगे तो पी टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें होल के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? आप बोले सर होल मतलब क्या, कोई खाली जगह है क्या, होल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट माना गया है। ऐसा माना गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे कुछ होल होगा, इलेक्ट्रॉन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां आर्सेनिक की डोपिंग कराई, यहां किसकी डोपिंग कराई? बोरॉन की। देखो है ना, ये 13 ग्रुप की, ये 15 ग्रुप की। और ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक, जनरेट विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? एन टाइप। सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन, जनरेट विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? पी टाइप। अब मान लो मैं कुछ ऐसा ही रैंडम सवाल बना दूं, बोरॉन इज डोप्ड विद सिलिकॉन, बताना जरा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला पहले क्या? अच्छा ये नोट कर लो, फिर अगले वाली स्लाइड में लिख दूंगा, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो जरा,
मैं आपसे कुछ ऐसे रैंडम सवाल पूछ रहा हूं, सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक, बताओ। सिलिकॉन की डोपिंग, सिलिकॉन में डोपिंग की गई है, सिलिकॉन इज डोप्ड विद आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक की डोपिंग की गई है, आर्सेनिक की डोपिंग की गई है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच की, तो क्या हो जाएगा, एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। अगला बताना, बोरॉन इज डोप्ड विद सिलिकॉन, मतलब बोरॉन में सिलिकॉन की डोपिंग की गई है, तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन रिच है तो एन टाइप। अगला बताना, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरॉन, सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरॉन, तो बोरॉन की डोपिंग की गई मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, तो पी टाइप। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप बता सकते हो किस टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एन टाइप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पी टाइप। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये 3 सवाल हैं। डन, पॉज करके लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटा सा पार्ट था। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। 2 तो जिसमें से आप बचपन से जानते हो, बाकी 3 आज समझ लेंगे, सवाल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, सिंपल सा पार्ट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे कैटेगराइज कर सकते हो सॉलिड को, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, या पहले से जानते हो। पैरामैग्नेटिक मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक ऐसी स्पीसीज जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फेरो, एंटी फेरो और फेरी, ये नए पार्ट है, आपके लिए नया है ये, इनको समझ लेंगे अपन, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दे आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखी है आपने तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। सर सेम डायरेक्शन का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, जैसे आपका डाइपोल होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगाई जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरह काम करेंगे तब तक जब तक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, मैग्नेटिज्म खत्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हो पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है सर, कैसे पता करेंगे? अरे बहुत आसान है, जैसे O2 याद करो, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cu2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अनपेयर्ड होते हैं, इसमें अनपेयर्ड होते हैं, आर सम एग्जांपल ऑफ सच सब्सटेंस। मतलब सिंपल सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हो तभी तक ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, हटा दोगे मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज करके लिख लो, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। डायमैग्नेटिज्म बहुत आसान है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, डायमैग्नेटिक रिपेल होते हैं। अब देखो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार रीड करके समझ लेंगे। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? अट्रैक्ट, कि हमको खींचो, और ये क्या होता है? रिपेल, दूर भगाते हैं। ठीक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, जैसे पानी हो गया, NaCl हो गया, C6H6 हो गया, बेंजीन वगैरह है ना, ये कुछ एग्जांपल हैं। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अनपेयर्ड होता है तो पैरा होता है, वो वीकली अट्रैक्ट होता है, ये वाला वीकली रिपेल होता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपके पास एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इसकी वजह से आएगा, अपोजिट रहेगा, कैंसिल कर देंगे दोनों एक दूसरे को, है ना, सिंपल सा है। तो ये है डायमैग्नेटिक, पॉज करके नोट कर लेना। और ये आप पहले से जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में, और अगर आपने सच में नहीं भी पढ़ रखा है 11th में
तो बस इतना समझ लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले पैरा होते हैं, पेयर्ड वाले डाया होते हैं, ठीक है। वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म आपके लिए नया है, आइए जरा समझते हैं। अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, गैडोलिनियम हो गया, CrO2 हो गया, आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। देखो पैरामैग्नेटिक और इसमें क्या अंतर है, पैरामैग्नेट वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ये वाले स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, पैरामैग्नेटिक में जब मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है तभी मैग्नेटिज्म रहता है, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया मैग्नेटिज्म खत्म, जबकि यहां पर परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं ये, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इन सॉलिड स्टेट the metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into a small region called domains. Thus each domain act as tiny magnet. मतलब डोमेन बना लेते हैं, अभी मैं बना के बताऊंगा डोमेन, मैग्नेटिक मूवमेंट का अलाइनमेंट उसको बोलते हैं, अभी आगे डायग्राम से बताऊंगा। वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। In an unmagnetized piece of ferromagnetic substance, the domain are randomly oriented and their magnetic movement get cancelled. अगर मैं अनमैग्नेटाइज पीस की बात करूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं। When the substance is placed in magnetic field, all domain get oriented in the direction of the magnetic field and strong magnetic effect is produced. अब ध्यान से सुनना, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी होती है, अनमैग्नेटाइज पीस होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के जो डायरेक्शन होते हैं किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो एक दूसरे को काट देते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन आ जाती है, इसलिए कैंसिल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करते हैं। दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। मतलब देखो, जब मैग्नेट, समझना ध्यान से, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी थी, अनमैग्नेटाइज पीस था, उस समय जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो एक दूसरे को काट रही थी। लेकिन एक बार तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उसके बाद जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक साथ हो जाती हैं और वो कभी कटती नहीं है। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड भले ही हटा दो, तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अलाइनमेंट एक जगह हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट का, एक ही डायरेक्शन में आ गए, अब वो एक दूसरे को काट नहीं रहे। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम हटा भी दोगे तब भी वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, थोड़ा नाम से क्लियर होगा, फेरो का अपोजिट। आओ जरा, सब्सटेंसेस लाइक MnO शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म have domain structure similar to the ferromagnetic substance, but their domain are oppositely oriented and cancel out each other magnetic movement. मतलब इनके डोमेन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी। वहां क्या था, अनमैग्नेटाइज में तो कट जाते थे, एक दूसरे के अपोजिट होते थे फेरो में, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट लगाने से एक ही डायरेक्शन में हो जाते थे। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ये एंटी फेरो होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ध्यान रखना, MnO, पॉज करके नोट कर लेना, अभी मैं डायरेक्शन बताऊंगा कैसे दिखती है, करो पॉज करो, ठीक। आगे चलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number. unequal number मतलब अपोजिट होते हैं, लेकिन अनइक्वल नंबर मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा। एंटी फेरो में हो जाता था, और फेरो में भी जब अनमैग्नेटाइज पीस था तब हो जाता था, जब मैग्नेटिक मूवमेंट लगाते थे तब एक डायरेक्शन में आते थे फेरो में। एंटी फेरो में तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी अपोजिट रहते हैं, बराबर नंबर रहते, कट जाते हैं। फेरी वाले कटते नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर फेरो से, क्योंकि फेरो तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये वीक होते हैं फेरो से, है ना। जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट इसका नाम है, एंड फेराइट लाइक Mg Fe2O4, Zn Fe2O4 आर एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंस। इन सब्सटेंस में ऐसा देखा गया। These substances also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic। मतलब आपने हीट कर दिया तो फेरीमैग्नेटिज्म ये लूज कर देंगे और ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगेंगे। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो, डन। आओ जरा कैसे दिखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट वो देख लेते हैं। देखो जरा,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब अनमैग्नेटाइज होता है, अनमैग्नेटाइज, तब ऐसे नहीं दिखते। ये देखो ए वाला क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, पैरा और डाया तो क्लियर रहते हैं आपको, बाकी तीन के डायग्राम है। ये है फेरो, ये है एंटी फेरो, और ये है फेरी। ठीक है, अब ध्यान समझना, फेरो वाले एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाते तो कभी नहीं कटते, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद होता है। अगर मैं अनमैग्नेटाइज पीस लूंगा ना इसका, तो इसका अनमैग्नेटाइज पीस ऐसा होगा जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, मतलब वो इस जैसा दिखेगा, बी जैसा, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो ऐसे हो जाते हैं, तो ये कभी नहीं कटते, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, एंटी फेरो देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कट जाएंगे एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो एंटी फेरो होते हैं। फेरी क्या होते हैं, दो ऊपर एक नीचे, फिर दो ऊपर एक नीचे, मतलब अनइक्वल है ये, यहां अनइक्वल नंबर है, यहां इक्वल नंबर अप डाउन है, यहां सारे अप है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और कैसे याद रखना है, गधों, लक्ष्य नीट 2024, गधों फेंको नहीं क्रो, मांगो माफी। कैसे ध्यान होगा, कैसे याद करोगे, गधों मतलब गैडोलिनियम, याद करो जरा, यहां लिखा था अपन ने ए वाले में, फेंको नहीं CrO2, आयरन कोबाल्ट निकल CrO2, मांगो मतलब MnO, याद करो एंटी फेरो में लिखा था। और मैग्नेटाइट और फेराइट Mg Fe2O4 और फेराइट वाला Fe3O4, ये वाले किस में आते हैं, माफी में, मतलब एंटी, ये सॉरी फेरी में। ये वाले किस में आ गए, फेरो में, ये किस में आ गया, एंटी फेरो में, और ये फेरी में। गधों फेंको नहीं CrO2, मांगो माफी। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप। ये एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, कौन सा CrO2 कौन सा सब्सटेंस है, आपसे पूछेंगे तो आप बोल देना फेरो है। MnO कौन सा है, एंटी फेरो है। मैग्नेटाइट क्या है, फेरी है। ठीक है, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 और ये है Mg Fe2O4। आगे चलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बड़ा आसान सा है। क्वार्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, क्वार्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें प्रेशर अप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो वही लिखा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ द सर्टेन मटेरियल टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब आप अगर कोई प्रेशर अप्लाई करोगे, जैसे आपने यहां पर फोर्स अप्लाई किया इस क्रिस्टल पर, और आपने यहां पर एक मीटर लगा दिया, तो यहां पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ये। तो पीजो इलेक्ट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, पीजन नाम है इसका। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रेस, मतलब सिंपल सा है, आप तो ये ध्यान रखो, क्वार्ज एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप प्रेशर अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उनको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, नोट करना चाहो तो लिख लो। ऐसा क्यों होता है भाई, मटेरियल को आपने दबाया तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वगैरह की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन मटेरियल दैट हैव अ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दैट कैन बी रिवर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लगा दो तो रिवर्स हो जाता है जो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी उसका, तो इसको फेरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, छोड़, इसको फेरो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए जरा कुछ तीन सवाल कर लेते हैं अपन, इसके बड़े आसान से हैं, है ना। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप पॉज करो और फिर बताना इसका आंसर। ठीक है, पॉज करके आप आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजेज इन द केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट चाहिए। NaCl इज इंसुलेटर, सॉलिड। मॉल्टन और एक्वस NaCl कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड NaCl इंसुलेटर होता है। ठीक है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिल्वर इज कंडक्टर, बिल्कुल सही है, मेटल है ये। ठीक है, क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक, अभी बताया, बिल्कुल सही है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज अगर इक्वल हुआ, मान लो कैटायन एनायन तुमने इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया मतलब उसका रेशियो जब तुम लोगे तो वो 1 के आसपास होगा। 1 वाला तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में जाता है। अगर कैटायन और एनायन का ऑलमोस्ट इक्वल हुआ तो ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाली रेंज में जाएगा। क्यों, क्योंकि RC/RA जो है वो लगभग 1 के आसपास रहेगा और ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, लेकिन फ्रैंकल तो लो में करता है, यानी कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो चिन्ह आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला गौर से देखो, Fe O.98 हैज नो स्टोइकोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
आप बोलोगे सर ये वाला भी तो इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है। क्यों? कोई स्टोइकोमेट्रिक मेटल एफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? Fe के आगे 0.98O नहीं लिखा, ध्यान से सुनो, ये नहीं है, ये है FeO 0.98। अब ये जो 0.98 है, इसमें ऑक्सीजन की तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये मेटल डेफिशिएंसी तो तब दिखाता है ना जब यहां पर आयरन +2 और +3 में होता है और 0.98 यहां लगा हो। तो आप बोलोगे कि सर ये तो मेटल डेफिशिएंसी की कैटेगरी है। यहां आपसे बोला गया है O के आगे 0.98 और ऑक्सीजन तो यहां -2 है, एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, वो तो तब दिखाता जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, चेन्नई इज द इनकरेक्ट। अगला बता दो, इफ वी मिक्स अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम सिलिकॉन का भाई है ना, यानी कि ये 14th ग्रुप हो गया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को अगर तुम मिला रहे हो यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सही बात है, एन टाइप बनेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन रिच मिला रहे हो ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विद अ लिटिल ऑफ इंडियम या गैलियम, तो ये तो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप मिला रहे हो किसमें? जर्मेनियम में। जर्मेनियम क्या 14th ग्रुप में आता है, तो 13 वाला मिलाते हो ना 14 में, इसका मतलब होल की वजह से ऐसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली इंप्योरिटी मिला रहे हो, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सिंपल सा है। 14th वाले में अगर तुम 15 मिलाओगे तो एन टाइप, 13 मिलाओगे तो पी टाइप, सिंपल है। ठीक है, और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं था आज का, बस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना, और जहां भी आपको सवाल दिखेंगे ना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, आज की जो हमारे थ्योरी है इसी से ही दिखेंगे। इसके अलावा कोई एडिशनल एक्स्ट्रा सवाल आपको नहीं दिखने वाला है। पिछले क्लास की जो डीपीपी थी उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, और सॉलिड स्टेट में बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना। जितना क्लास में कराया गया है उतना ही सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना है। हो सकता है आप कहीं पर कुछ और देखो कि भाई यार इसमें तो ये भी है, ये भी है, कुछ नहीं करना आपको। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो हम जितना पढ़ा चुके हैं आपको आज के लेक्चर तक, बस इसी में से ही कभी सवाल आया तो आएगा, इसी में से ही आएगा, इतना आपको कवर करना है। ठीक है, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम ऑब्वियसली लाइव क्लास होगी अगली वाली, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बड़ा छोटा सा है, मतलब चार या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा हमारा। एडजॉर्प्शन है, कैटालिसिस है और कोलॉइड्स है। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है चैप्टर, लेकिन आसान चैप्टर है। ठीक है, तो बस आशा करते हैं कि आप इसको रिवाइज करेंगे लेक्चर को, और अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, इसके आराम से छोटे फॉर्म में नोट बना लें। हमने तो क्या काफ़ी थ्योरी समझानी होती, तो काफ़ी पॉइंट्स आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं, और जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पीछे की, उसको रिवाइज करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो उस समय पर हम फिजिकल के भी कुछ सवाल डाल देंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन लगातार चलता रहे। और वो चैप्टर कौन से होंगे? जो अभी तक ऑफिशियली एडेड हैं, जैसे सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉलिड और सरफेस के सवाल अभी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वो चैप्टर ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो एटलीस्ट जो पहले से एडेड हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करें। तो ध्यान से सॉल्यूशन आप रिवाइज करते रहें लगातार, काइनेटिक्स करते रहें और इलेक्ट्रो करते रहें। इसी के सवाल आपकी ऑर्गेनिक के साथ में हम 2-3 सवाल आपको देते जाएंगे, ताकि आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, चलो बेटा, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।